रमेश एक धनी व्यापारी था। उसके पास आलीशान बंगला, महंगी गाड़ियां और अकूत संपत्ति थी, मगर उसका हृदय उतना ही संकीर्ण था जितना उसका बैंक खाता विशाल था। रमेश के पिता गोपाल जी वर्षों से उनके साथ ही रहते थे। एक समय था जब गोपाल जी ने पाई पाई जोड़कर रमेश को पढ़ाया लिखाया और व्यापार में मदद की थी, पर अब रमेश और उसकी पत्नी शालिनी उन्हें बोझ समझने लगे थे। गोपाल जी को गठिया की गंभीर बीमारी थी, जिसके कारण उन्हें चलने फिरने में काफ़ी कष्ट होता था। उन्हें अक्सर दर्द निवारक दवाइयाँ चाहिए होती थी और सुबह शाम गर्म चाय की तलब होती थी ताकि ठंडक में कुछ आराम मिले। एक सुबह गोपाल जी ने हिम्मत करके शालिनी को आवाज़ दी, बहू जरा एक कप गर्म चाय मिल जाएगी? सुबह की ठंड में बहुत दर्द हो रहा है। शालिनी रसोई से ही झल्लाते हुए बोली, चाय चाय, आपको दिन में 10 बार चाय चाहिए होती है। क्या मैं आपकी नौकरानी हूँ? यहाँ इतने सारे काम पड़े हैं और आपको बस चाय चाहिए। खुद ही बना क्यों नहीं लेते? वैसे भी आप इस घर में मुफ्त में ही तो रह रहे हैं। गोपाल जी की आंखों में नमी आ गई। उन्होंने अपनी कमजोर लाठी उठाई और धीरे धीरे रसोई की ओर बढ़ने लगे। यह देखकर रमेश ने उन्हें दरवाजे पर ही रोक दिया। बाबूजी, आप क्या कर रहे हैं? आपको जितनी बार कहा है कि अपनी चारपाई से बाहर मत निकलिए। आपका यह बार बार उठना बैठना और रसोई में आना जाना, इससे हमारे घर का माहौल खराब होता है। आपको कोई काम तो है नहीं, तो चुपचाप बैठे रहिए। बेटा, बहुत दर्द है, मैं बस थोड़ी सी चाय बनाने जा रहा था, गोपाल जी ने कांपते हुए कहा। रमेश ने कठोरता से कहा, दर्द तो रहेगा ही, बुढ़ापे में किसे नहीं होता। नौकरानी को बोल दिया है, जब उससे फुर्सत मिलेगी वह आपको बासी चाय का बचा हुआ पानी गर्म करके दे देगी। अब जाइए और चुपचाप बैठिए। शालिनी के पास रखे एक मैले कुचैले टूटे हुए मिट्टी के कुल्हड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा, और सुनिए, आपको इसी कुल्हड़ में चाय मिलेगी, क्योंकि हमारे साफ कप सिर्फ हमारे मेहमानों के लिए हैं। और हाँ, दूध भी आधा ही मिलेगा, बाकी दूध मेरे बच्चों के लिए ज़रूरी है। गोपाल जी ने उस दिन टूटे कुल्हड़ में आधी चाय पी और अपने कमरे में जाकर चुपचाप आंसू बहाने लगे। वह सोचने लगे कि क्या उन्होंने अपने बेटे की परवरिश में कोई कमी छोड़ दी थी। गोपाल जी ने तय किया कि वह अब रमेश पर बोझ बनकर नहीं रहेंगे। उन्होंने अपनी पुरानी डायरी निकाली, जिसमें उन्होंने जड़ी बूटियों और देसी नुस्खों के बारे में अपने पिता से सीखी हुई बातें लिख रखी थी। अगले दिन वह दर्द सहते हुए पास के एक पार्क में गए और वहाँ देसी नुस्खों के अनुसार कुछ पौधे लगाए और जड़ी बूटियाँ एकत्रित की। शुरुआत में वह पार्क में ही बैठकर लोगों को छोटी मोटी बीमारियों के लिए मुफ्त में सलाह देने लगे। वह उन्हें बताते कि कौन सा पत्ता या कौन सी जड़ी बूटी किस बीमारी में फ़ायदेमंद है। उनकी सलाह और नुस्खों से लोगों को सच में फ़ायदा होने लगा। धीरे धीरे लोगों ने उन्हें कुछ पैसे देने शुरू कर दिए। वह उन पैसों से अपनी दवाइयाँ और ज़रूरी सामान खरीदने लगे।
एक स्थानीय चाय वाले ने उनकी ईमानदारी और ज्ञान से प्रभावित होकर उन्हें अपनी दुकान के एक कोने में बैठने की जगह दे दी। अब गोपाल जी वहां बैठकर अपनी छोटी सी जड़ी बूटी की दुकान चलाने लगे, जिसे उन्होंने नाम दिया दादा जी का नुस्खा। गोपाल जी ने अपने छोटे से कारोबार को पूरी ईमानदारी और लगन से किया। उनका ज्ञान अचूक था और उनका व्यवहार स्नेह भरा। जल्द ही दादा जी का नुस्खा पूरे शहर में प्रसिद्ध हो गया। मीडिया ने उनके साधारण ज्ञान और उनसे होने वाले चमत्कारी फायदों पर खबर प्रकाशित की। एक छोटे से स्टॉल से शुरू होकर उनका कारोबार देखते ही देखते एक बड़ी आयुर्वेदिक क्लिनिक और हर्बल प्रोडक्ट कंपनी में बदल गया। उनका बेटा, जो उन्हें बहुत समझता था, अब उनकी सफलता को देखकर हैरान था। उधर रमेश के व्यापार में अचानक भारी नुकसान होने लगा। उसने अपनी सारी संपत्ति और जमीन जायदाद अपने व्यापार को बचाने में लगा दी, पर कोई फायदा नहीं हुआ। एक एक करके उसकी गाड़ियाँ और अंत में आलीशान बंगला भी बिक गया। रमेश और शालिनी अब एक छोटे से किराए के मकान में रहने को मजबूर थे। एक दिन रमेश अपनी पत्नी के साथ शहर में नौकरी की तलाश में भटक रहा था। तभी उसने एक भव्य इमारत पर बोर्ड लगा देखा, गोपाल आयुर्वेदिक क्लिनिक। जैसे ही वे गेट के पास पहुंचे, वहां गार्ड ने उन्हें रोक दिया। रमेश ने गार्ड से कहा, मुझे क्लिनिक के मालिक गोपाल जी से मिलना है। गार्ड ने जवाब दिया, मालिक इस समय एक ज़रूरी मीटिंग में हैं, आप इंतज़ार कीजिए। थोड़ी देर बाद एक चमकदार गाड़ी क्लिनिक के गेट पर रुकी। उसमें से गोपाल जी उतरे, जो अब साफ सुथरे, स्वस्थ और आत्मविश्वासी लग रहे थे। रमेश और शालिनी उन्हें देखकर हक्के बक्के रह गए। रमेश दौड़कर अपने पिता के पैरों में गिर पड़ा। बाबूजी, हमें माफ़ कर दीजिए। हमने आपके साथ जो कुछ भी किया उसका फल हमें मिल रहा है। हम सड़क पर आ गए हैं, हमें बचा लीजिए बाबूजी। शालिनी भी रोने लगी। ससुर जी, हमारे बच्चों की तरफ देखिए, उन्हें भूखा रहना पड़ रहा है, हमें माफ़ कर दीजिए। गोपाल जी ने उन्हें उठाया और शांत स्वर में कहा, आज मुझे तुम दोनों को देखकर दुख नहीं बल्कि संतोष हो रहा है। संतोष इस बात का कि मैंने तुम्हें जो पाठ मौखिक रूप से नहीं सिखाया, वह तुम्हें जीवन ने सिखा दिया। तुम्हें याद है रमेश, तुमने मुझसे कहा था कि मैं इस घर में मुफ्त में रह रहा हूँ, पर आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, मैंने जो कुछ भी यहाँ कमाया है वह मेरे अपने ज्ञान और मेहनत से कमाया है। यह सब मेरे कर्मों का फल है। उन्होंने गार्ड को आवाज़ दी, इन्हें मेरी चैरिटी विभाग के प्रबंधक के पास ले जाओ। इन्हें उस लायक काम दो जिससे ये ईमानदारी से अपना जीवन यापन कर सकें। और हाँ, इन्हें एक कप बढ़िया गरम और पूरी दूध वाली चाय पिलाना। शायद इन्हें अब समझ आ गया होगा कि एक कप चाय की कीमत क्या होती है। गोपाल जी ने एक गहरी सांस ली और बोले, जाओ और अपने कर्मों का फल भुगतो। भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। रमेश और शालिनी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने उस दिन चाय पी और अपनी ज़िंदगी में पहली बार मेहनत से काम करने का संकल्प लिया। रमेश और शालिनी को
अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने उस दिन चाय पी और अपनी ज़िंदगी में पहली बार मेहनत से काम करने का संकल्प लिया। गोपाल जी की कठोर पर न्यायपूर्ण बात सुनकर रमेश और शालिनी के चेहरे पर पश्चाताप की गहरी छाप पड़ गई। उन्हें पहली बार अपने पिता की आंखों में वर्षों पुराना दर्द स्पष्ट दिखा। उन्हें एहसास हुआ कि एक कप चाय के लिए तरसने का उनका अपराध कितना भारी था। गोपाल जी के चैरिटी विभाग के प्रबंधक एक दयालु और कर्मठ व्यक्ति थे। उन्होंने रमेश और शालिनी को क्लिनिक के एक हर्बल फार्म में काम दिया। यह काम शारीरिक रूप से थका देने वाला था। उन्हें कीचड़ में खड़े होकर पौधे लगाने थे, खर पतवार निकालनी थी और पानी देना था। रमेश, जो कभी वातानुकूलित दफ्तरों में बैठता था, अब भरी धूप में पसीना बहा रहा था। उसके हाथ कठोर मिट्टी और कांटों से छिल गए थे। शालिनी, जिसने कभी रसोई में जाने से भी मना किया था, अब गोबर की खाद बनाती और जड़ी बूटियों को पीसती थी। शुरुआती दिन बहुत मुश्किल थे। वे दोनों अक्सर काम करते करते थक कर बैठ जाते। एक दिन दोपहर के समय जब वे दोनों बुरी तरह थके हुए थे और उन्हें तेज प्यास लगी थी, तभी फार्म के एक पुराने मालिक ने उन्हें बुलाया। अरे सेठ जी और बहू जी, यहाँ आओ, जरा चाय पी लो, माली ने आवाज़ दी। रमेश और शालिनी दोनों एक दूसरे को देखने लगे। चाय? शालिनी ने धीरे से पूछा। माली मुस्कुराया और बोला, हाँ, यह गोपाल जी की तरफ से है। उन्होंने साफ कहा है कि फार्म में काम करने वाले हर व्यक्ति को दिन में 2 बार गर्मा गर्म चाय मिलनी चाहिए, पूरी दूध वाली, अच्छी अदरक डालकर। जब रमेश ने चाय का पहला घूंट लिया तो उसे स्वाद से ज़्यादा उसमें छिपी आत्मीयता महसूस हुई। यह वही गर्माहट थी जिसके लिए उसके अपने पिता तरसते थे। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। क्या हुआ सेठ जी, चाय अच्छी नहीं लगी? माली ने पूछा। रमेश ने सिर हिलाया। नहीं काका, यह दुनिया की सबसे बेहतरीन चाय है। आज मुझे समझ आया कि मैंने अपने पिता को क्या दुख दिया था। शालिनी ने भी स्वीकार किया। हाँ काका, हमने सोचा था कि उन्हें भूखा प्यासा रखकर हम अमीर बनेंगे, पर आज उन्होंने हमें काम और इज्जत देकर सही मायने में अमीर बनने का रास्ता दिखाया। गोपाल जी ने उन्हें कभी सीधे डांटा नहीं, लेकिन अपने कर्मों से उन्हें हर दिन यह एहसास दिलाया कि उन्होंने क्या खोया था। वर्ष बीतते गए। रमेश और शालिनी ने न केवल मेहनत से काम किया, बल्कि गोपाल जी के मार्गदर्शन में उन्होंने जड़ी बूटियों के ज्ञान को भी अपनाया। रमेश ने अपनी पुरानी प्रबंधकीय क्षमता का उपयोग करते हुए फार्म के संचालन को सुधारा और शालिनी जड़ी बूटियों की गुणवत्ता जांचने में माहिर हो गई। उनका व्यवहार विनम्र हो गया और उनके चेहरे पर एक नई शांति झलकती थी। एक दिन गोपाल जी उन्हें अपने पास बुलाया। रमेश, शालिनी, गोपाल जी ने कहा, तुम दोनों ने अपनी गलतियों का प्रायश्चित कर लिया है। मुझे तुम पर गर्व है कि तुमने परिश्रम को अपनाया। अब तुम केवल मजदूर नहीं रहे, तुम दोनों इस फार्म के हर पौधे की नस नस जानते हो। गोपाल जी ने मुस्कुराते हुए आगे कहा, अब तुम दोनों इस फार्म के प्रबंधन और संचालन की जिम्मेदारी संभालो। और हाँ, मेरे बेटे और बहू होने के नाते तुम्हें यह सम्मान
मिलना चाहिए। यह फार्म अब तुम दोनों का है। मैंने इसे तुम्हारी मेहनत से अर्जित किया हुआ उपहार समझा है। रमेश और शालिनी रोते हुए अपने पिता के चरणों में गिर पड़े। बाबूजी, हमें यह दौलत नहीं चाहिए, हमें बस आपको प्यार और आपकी माफ़ी चाहिए। गोपाल जी ने स्नेह से उनके सिर पर हाथ फेरा। प्यार और माफ़ी हमेशा रहेगी बेटा, लेकिन याद रखना यह संपत्ति तुम्हें इसलिए नहीं मिली है क्योंकि तुम मेरे बेटे हो, बल्कि इसलिए मिली है क्योंकि तुमने कर्म का सही मोल समझा है। इस संपत्ति का उपयोग कभी घमंड में नहीं बल्कि सेवा में करना। रमेश और शालिनी ने पूरी ईमानदारी से फार्म का प्रबंधन किया। उन्होंने अपने बच्चों को भी दादा जी के आदर्शों पर पाला। अब सुबह गर्मा गर्म चाय पूरे परिवार के लिए एक साथ बनती और उस चाय की मिठास में केवल चीनी ही नहीं बल्कि प्रायश्चित और सम्मान का स्वाद भी होता था। गोपाल जी ने देर की पर अंधेर नहीं किया। उन्होंने अपने बेटे को सजा नहीं बल्कि सुधार का मार्ग दिखाया। रमेश और शालिनी ने गोपाल जी के विश्वास को टूटने नहीं दिया। उन्होंने न केवल फार्म का विस्तार किया बल्कि गोपाल आयुर्वेदिक क्लिनिक की सेवाओं को और भी गरीबों तक पहुंचाया। रमेश अब हर फैसला लेने से पहले यह जरूर सोचता था कि बाबूजी इस स्थिति में क्या करें। शालिनी ने अपनी सासू माँ की याद में एक रसोई घर शुरू किया जहाँ फार्म के सभी कर्मचारियों और ज़रूरतमंदों को शुद्ध पौष्टिक भोजन मुफ्त में मिलता था। गोपाल जी की शिक्षा थी, तुमने जो दर्द सहा वह किसी और को मत देना। समय बीतता गया और गोपाल जी की प्रसिद्धि देश विदेश में फैल गई। एक दिन उन्हें जड़ी बूटियों और आयुर्वेद के क्षेत्र में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए एक राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा गया। सम्मान समारोह में जब गोपाल जी मंच पर खड़े थे तो उन्होंने अपने बेटे और बहू को अपने साथ बुलाया। आज मुझे जो यह सम्मान मिल रहा है, गोपाल जी ने माइक पर कहा, वह सिर्फ मेरे ज्ञान का नहीं है बल्कि मेरे परिवार के सहयोग का है। मेरे बेटे रमेश और बहू शालिनी ने मुझे जीवन का सबसे बड़ा पाठ सिखाया है। एक समय था जब मेरे पास सिर्फ ज्ञान था, पर उन्होंने मुझे संस्कारों की दौलत वापस दी। मेरे फार्म और मेरी वसीयत के असली वारिस ये दोनों हैं क्योंकि इन्होंने ज़मीन से जुड़कर मेहनत करना सीखा। भीड़ में तालियां गूंज उठी और रमेश तथा शालिनी की आंखें कृतज्ञता से भर आईं। एक शाम जब रमेश अपने फार्म हाउस में बैठा चाय पी रहा था, तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति लड़खड़ाते हुए गेट पर पहुँचे। उनके कपड़े फटे थे और उनके पैरों में घाव था। वह व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि रमेश के पुराने व्यापारिक साझेदार सुरेश थे, जिसने रमेश के बुरे समय में उसका साथ छोड़ दिया था। सुरेश ने रमेश को पहचान लिया और रोते हुए कहा, रमेश, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें धोखा दिया था, तुम्हारी सारी संपत्ति हड़प ली थी। अब मेरा भी सब कुछ तबाह हो गया है, मैं सड़क पर आ गया हूँ। रमेश को एक पल के लिए क्रोध आया। उसे अपना पुराना दुख याद आ गया, लेकिन फिर उसे अपने पिता की दी हुई शिक्षा याद आई। उसने सुरेश को सहारा दिया और कहा, सुरेश भाई बैठो, मेरे बाबूजी कहते थे कि कर्म का फल व्यक्ति को हर हाल में भोगना पड़ता है। तुमने मेरे साथ बुरा किया और तुम्हें उसका फल मिला। तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत पहले ही माफ़ कर दिया था।
रमेश ने अंदर जाकर एक कप चाय गरम पूरी दूध वाली मंगवाई और सुरेश को दी। सुरेश ने चाय पी और हैरान होकर पूछा, तुम इतने बदल कैसे गए? रमेश मुस्कुराया, यह मेरे बाबू जी का असर है। उन्होंने मुझे सिखाया कि नफरत पालने से अच्छा है क्षमा और सेवा का रास्ता अपनाना। इस चाय की कीमत तुम्हें और मुझे दोनों को बहुत महंगी पड़ी है। रमेश ने सुरेश को अपनी क्लिनिक में एक छोटा मोटा काम दिया और उसे ईमानदारी से जीवन जीने का मौका दिया। रमेश अब समझ चुका था कि असली दौलत पैसे में नहीं बल्कि जीवन को सुधारने और दूसरे के दुख को दूर करने में है। गोपाल जी ने न केवल अपने बेटे बहू को सही राह दिखाई बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऐसा कर्म आश्रम स्थापित किया जहां हर कोई मेहनत, सम्मान और मानवता के साथ जीना सीखता था। वे तीनों अब एक खुशहाल और सम्मानित जीवन जी रहे थे, जिसने सिद्ध कर दिया कि ईश्वर के घर देर हो सकती है लेकिन न्याय का उजाला जरूर होता है। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।